हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। और आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसके साइकोलॉजी पोर्शन को, यानी कि हमारे 1 to 30 क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो पेपर हम यहाँ पे साइकोलॉजी पोर्शन जिस पेपर का डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका 2024 में हुआ है जून सेशन में। आपको पता है, जैसे कि मैं हर बार ही आप लोगों को बताती हूँ कि आपके साल में 2 बार जो है एचपी टेट कंडक्ट कराया जाता है। तो जो आपका 23 जून 2024 को एग्जाम हुआ था टेट नॉन मेडिकल का, उसका हम जो है आज की क्लास में जो हमारा सीडीपी वाला पोर्शन है यानी कि साइकोलॉजी वाला पोर्शन है उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है, देखेंगे क्या बोला गया है। एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज डैश, यानी कि जो उद्दीपक है, उद्दीपक का मतलब है स्टिमुलस और अनुक्रिया को कहते हैं हम रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच के संबंध को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो लर्निंग का मतलब क्या है, हमारे पास अधिगम है। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, अनुबंधन होता है। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, धारणा होती है। और मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। तो जो हमारा स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है, इन दोनों के बीच की जो अभिक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है, कंडीशनिंग कहा जाता है। जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराया जाता है तो उन दोनों के बीच में क्या हो रही होती है, कंडीशनिंग हो रही होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की जो है वो डिटेल देख सकते हो। इन साइकोलॉजी द फॉर्मेशन ऑफ लर्न्ड कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज फंडामेंटली नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनिंग कहेंगे। लर्निंग इज अ ब्रॉडर टर्म, जो लर्निंग है हमारी एक ब्रॉडर टर्म है। रिटेंशन क्या होती है, एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन, क्षमता है किसी भी सूचना को याद रखने की। मोटिवेशन क्या है, एक ड्राइव है बिहाइंड द बिहेवियर, कोई भी व्यवहार के पीछे का चालक होता है। और कंडीशनिंग जो है वो स्पेसिफिकली रेफर करती है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस एसोसिएशन। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब है सेकंड क्वेश्चन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? 2 ऑप्शन आती है आपके पास। यहाँ पे गेस्टॉल्ट का मीनिंग पूछा है, नॉट अ परसेप्शन। गेस्टॉल्ट का मीन क्या है, गेस्टॉल्ट का अर्थ पूछा है। इल्यूजन है, परसेप्शन है, होल है, एनवायरनमेंट है। तो हमारे पास जो गेस्टॉल्ट है, ये जो वर्ड है, वर्दिमर ने गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ गेस्टॉल्टिज्म भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरीके से पूछा जाता है कि गेस्टॉल्ट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है परसेप्शन एज अ होल। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर होल होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो गेस्टॉल्ट जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका ट्रांसलेशन अगर देखा जाए या ट्रांसलेट रफली टू होल, यानी कि संपूर्ण के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एम्फेसिस दैट द माइंड परसीव होल रेदर देन सिंपली द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि जो हमारा माइंड है वो परसीव करता है चीजों को संपूर्ण तौर पर, पूरी चीजों को पहले देखता है, उसके बाद उसको जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में चीजों को देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज डैश, यानी कि पीयूष ग्रंथि को किस रूप में जाना जाता है, सिंपल के तौर पे, स्पेसिफिक ग्लैंड के तौर पे, मास्टर ग्लैंड के तौर पे, या ऑल ऑफ द अबव। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स that regulate many of the other endocrine glands in the body। ये क्या करता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो रेगुलेट करता है बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड को हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following is associated with the trait theory of personality। जो हमारे पास ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है, यानी कि व्यक्तित्व के लक्षण का सिद्धांत बोला गया है यहाँ पे, तो वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? ट्रेट थ्योरी एरिक्सन से जुड़ा है, कैटल से जुड़ा है, फ्रूड से जुड़ा है, या कोहलबर्ग से जुड़ा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हमारे पास से यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी हमारा रेमंड कैटल इनका कंप्लीट नाम है, तो वो कैटल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
Raymond Cattell was a prominent figure in the development of a trait theory of a personality, यानी कि व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी से संबंधित हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बोला, आगे क्या बोला गया है, इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 16 पीएफ फैक्टर। भी पूछा जाता है कि आपकी जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं वो किसने दिया है, वो भी रेमंड कैटल ने ही दिया है। यहाँ पे ये चीज आप याद रखोगे, फैक्टर यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड इन्होंने यूज किया है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास एरिक एरिक्सन थी, जिन्हें साइको सोशल स्टेजेस के नाम के लिए जाना जाता है। इन्होंने साइको सोशल की स्टेजेस दी है, मनोसामाजिक की। फ्राइड जो है वो साइको डायनामिक थ्योरी, साइको एनालिसिस थ्योरी है ना, साइको सेक्सुअल थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। और जो कोहलबर्ग है वो मॉरल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज नोन एज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि तनाव और तूफान की अवधि किसको बोला जाता है। बच्चे के दिमाग में या बच्चे के अंदर कब जो है वो तनाव और तूफान वाली परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन्फेंट स्टेज में, यानी कि शैशवावस्था में, चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में, अडोलेसेंस में, किशोरावस्था में, अडल्ट स्टेज में यानी कि प्रौढ़ावस्था में। तो तनाव और तूफान वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी अडोलेसेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप डिटेल भी देख सकते हो, अडोलेसेंस के बारे में बोला है, अडोलेसेंस इज ट्रेडिशनली कंसीडर अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म ड्यू टू द सिग्निफिकेंट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल चेंजेस इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पे फिजिकली भी चेंज हो रहा होता है बच्चे के अंदर, मेंटली भी, इमोशनली भी, सोशली भी सारी चीजें चेंज हो रही होती हैं। While this view is now seen as an oversimplification, it remains a well-known description of the developmental stage। विकासात्मक अवस्थाओं की यहाँ पे ये पूरी आप लोगों को जो है वो डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, अगर कोई भी हमारे साथ में क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहता है, इन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो जो है लाइव क्लासेस के अंदर, जो है रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर बहुत ही डिटेल से जो है वो पढ़ाया गया है। कोई भी क्वेश्चन वहां से बाहर आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, और जैसे कि मैंने कहा कि आप कोर्स को ले सकते हो, अगर आपको कोर्स को बाय करना है तो एक नंबर है 7018186561, इस नंबर पर आप लोगों ने जो है वो कॉल कर देनी है। इसके अलावा आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन पर जो है वो एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन के लिंक को इंस्टॉल करके आप जो है वहां से भी कोर्स को परचेज कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आप बात करके ही करना चाहते हो, तो ये नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर भी कॉल करके आप जो है वो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये तो मैंने कहा कि अगर सिर्फ रिकॉर्डेड बैच किसी को लेना है तो आप वैसे भी ले सकते हो। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, लाइव क्लासेस का वेट नहीं करना है, सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो है वो सिर्फ क्या करना चाहते हैं कि लाइव क्लासेस भी लगाना चाहते हैं, रिकॉर्डेड भी लगाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस आपको एक कंप्लीट कोर्स के अंदर जो चीजें करवाई जाएंगी लाइव क्लासेस हैं। रिकॉर्डेड के अलावा जिन्होंने सिर्फ रिकॉर्डेड लेना है वो वैसे ले सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने लाइव क्लासेस लेनी है, लाइव क्लासेस के अलावा अगर आप उनको अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो चीजें मिलेंगी। और उसके अलावा आपको जो है वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं और आप लोगों को 24/7 जो है यहाँ पर गाइडेंस भी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, इन जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, इनकी फीस के बारे में बात करें तो कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों के पास रहने वाली है 3000 रुपीज। ठीक है, ये आपको वन टाइम पे करना है, बार बार आप लोगों को पे नहीं करना है। जिस टाइम पे आप एडमिशन लेते हो उस टाइम पे करना है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी कोर्स के रिगार्डिंग पूछना है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच एग सेल हैज अ क्रोमोसोम, यानी कि प्रत्येक अंडे की कोशिका में एक गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है, एक्स होता है, वाई होता है, एक्सएस होता है, वाई वाई होता है। तो कौन सा होता है यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो अगर किसी के लड़का होता तो एक्स वाई क्रोमोसोम का पेयर बनेगा, अगर किसी के लड़की है तो एक्स वाई होगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल आप लोगों के सामने है। इन ह्यूमन ईच सेल, जिसको हम ओवम बोल रहे हैं,
produced by the female contains a single X chromosome. Sperm cells produced by the male contain either an X or Y. जो sperm cell है वो contain करता है एक X और Y chromosome. The combination of the chromosome from the egg and sperm determines the sex of offspring. यानी कि जब वो combine हो जाते हैं दोनों, तब जो है हम निर्धारित कर पाते हैं कि बच्चा कैसा होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, मेल होगा या फीमेल होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय. प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था? रेविन के द्वारा, गिलफर्ड के द्वारा, टॉलमन के द्वारा, टर्मन के द्वारा. ऑप्शन नंबर ए, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के तौर पे हम इसको जानते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. क्या कहा गया है? द प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट कैसा टेस्ट है आपसे पूछ लिया जाता है. अ नॉन वर्बल टेस्ट है, अशाब्दिक परीक्षण है, या आप इसको परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल सकते हो ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए. वॉज डेवलप्ड बाय जॉन रेवर ने डेवलप किया था. गिलफर्ड को अगर देखें तो गिलफर्ड किस चीज के लिए, इन्होंने SOI मॉडल दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है गिलफर्ड को. टॉलमन को जो है वो लेटेंट लर्निंग के लिए जाना जाता है और कॉग्निटिव मैप्स के लिए जाना जाता है. एंड टर्मन फॉर द स्टैनफोर्ड, ये टॉलमन है, एक टर्मन है, टर्मन को जो है वो स्टैनफोर्ड बिने IQ टेस्ट के लिए जाना जाता है. अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? Who propounded the kindergarten method? आपने किंडरगार्टन मेथड का नाम सुना होगा. तो ये किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रेडरिच फ्रोबेल ने किया है, गार्डनर ने किया है, वॉटसन ने किया है, आल्पोर्ट ने किया है. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो फ्रोबेल है, फ्रेडरिच फ्रोबेल जिनका कंप्लीट नाम है, इन्होंने जो है वो इस चीज के बारे में बताया है. ठीक है. आप यहां पर डिटेल देख सकते हो. द किंडरगार्टन मेथड एंड एजुकेशनल अप्रोच फोकसिंग ऑन प्ले. ये सारी चीजें किसके ऊपर फोकस है? किंडरगार्टन मेथड में खेल के थ्रू, गानों के थ्रू, सॉन्ग और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज यहां पे करवाई जाती है. वॉज प्रोपाउंडेड बाय फ्रेडरिच फ्रोबेल. गार्डनर को किस, एक ऑप्शन गार्डनर थी, तो गार्डनर को मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, वॉटसन को बिहेवियरिज्म के लिए जाना जाता है और आल्पोर्ट को ट्रेट थ्योरी के लिए जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो नोन एज डैश. मैस्लो के प्रेरणा के सिद्धांत को डैश के रूप में भी जाना जाता है. थ्योरी ऑफ ड्राइव्स के लिए, थ्योरी ऑफ नीड्स के लिए, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के लिए, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के लिए. तो मैस्लो ने नीड के बारे में आवश्यकता का पदानुक्रम बताया है, यानी कि हायरार्की दी है. तो ऑप्शन नंबर बी थ्योरी ऑफ नीड्स जो है वो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा. ठीक है. एक्सप्लेनेशन आप यहां पर इस चीज की देख सकते हो. अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम है. थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज मोस्ट फेमसली नोन एज हायरार्की ऑफ नीड्स. It proposes that individuals are motivated to fulfill a series of needs arranged in a hierarchical order. कौन कौन सी है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे बेसिक है आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताएं, अप टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आत्मसिद्धि तक की है. देयरफॉर इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ थ्योरी ऑफ नीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10. Piaget's which stage is related to abstract logical thinking? पियाजे की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको हम रिलेट करते हैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग से संबंधित है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं. इसमें बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग करता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करता है. तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. और ये कहां से कहां तक चलता है आपको पता है, 12 से ऊपर जो है ये सारी आपकी एज चलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी सब टेस्ट आर इन भाटिया बैटरी टेस्ट? क्वेश्चन पूछा जाता है भाटिया बैटरी टेस्ट के बारे में कि कितने उप परीक्षण होते हैं इसमें. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जो है टेस्ट भाटिया बैटरी टेस्ट के अंदर होते हैं. ठीक है. यहां पे आप इन चीजों को देख सकते हैं. भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट है, याद रखिएगा, बुद्धि का परफॉर्मेंस टेस्ट है. डेवलप्ड किसने किया है? CM भाटिया ने किया है. कंसिस्ट ऑफ चंद्रमोहन भाटिया, ये CM चीफ मिनिस्टर मत समझिएगा. कंसिस्ट ऑफ 5 सब टेस्ट डिजाइन्ड टू मेजर इंटेलिजेंस इन द इंडियन पॉपुलेशन के लिए ये सब टेस्ट हुए थे.
नेक्स्ट है हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। पेपर पेंसिल टेस्ट जो है वो किसने बनाया है? टर्मन ने बनाया है, वेस्लर ने बनाया है, बिने ने बनाया है, गोडार्ड ने बनाया है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिने ने जो है हमारा ये जो पेपर पेंसिल टेस्ट है, यानी कि सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। तो पेपर पेंसिल टेस्ट जो है वो किसने बनाए हैं? आपके बिने ने ही बनाए हैं। देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। व्हाइल इंटेलिजेंस टेस्टिंग हैज इवॉल्व्ड, The concept of standardized paper and pencil test has assessed, ये किस चीज को असेस करने के लिए? Cognitive ability is rooted in the work of Alfred Binet ने किया है। Binet-Simon scale was a precursor to many later intelligence tests including paper and pencil formats। टर्मन अडॉप्ट करता है बिने का वर्क को और वेस्लर डेवलप करता है डिफरेंट टाइप की स्केल्स को, जिसमें हमने वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन या अडल्ट के लिए हमने देखा था। गोडार्ड को जाना जाता है उसके काम के लिए, इंटेलिजेंस टेस्टिंग के लिए, यूजेनिक्स के लिए। हाउएवर बिने अप्रोच लेड टू ग्राउंड वर्क फॉर सच टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ डैश। शिक्षा मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है। किस चीज का? एजुकेशनल प्लानिंग का, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स का, या ह्यूमन बिहेवियर का, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइंस है ह्यूमन के बिहेवियर की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आप यहाँ पर जो है वो डिटेल भी देख सकते हो क्या कहा गया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है हमारे पास? Educational psychology is a branch of psychology that studies how humans learn in educational settings। कैसे ह्यूमन जो है एजुकेशनल सेटिंग्स को सीखता है। The effectiveness of educational interventions, the psychology of teaching and the social psychology of schools। Therefore, it is fundamentally a science of human behavior within educational context। शिक्षा के संदर्भ में उसके जो व्यवहार में चेंज आ रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। द स्टेटमेंट इज गिवन बाय, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वुडवर्थ ने दी है, स्किनर ने दी है, सिम्पसन ने दी है, पैवलव ने। तो हम ये बोल रहे हैं कि वो शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी स्किनर कहते हैं, जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, इन्होंने बिहेवियर पर्सपेक्टिव टीचिंग और लर्निंग के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में? Which of the following psychological study method is considered the most scientific and objective method of studying behavior? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को व्यवहार के अध्ययन की सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि माना जाता है? ऑब्जर्वेशनल मेथड को, एक्सपेरिमेंटल मेथड को, सर्वे मेथड को, या केस स्टडी मेथड को? तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को कौन सी जो व्यवहार के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि माना जाता है, व्यवहार के लिए बोला जा रहा है, तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही किसी चीज की वस्तुनिष्ठता का जांच कर सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। What is the IQ of a child whose mental age is equal to the chronological age? अगर किसी की मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल है तो उस बच्चे की आयु कितनी, मतलब उसका IQ कितना होगा, ये पूछा है यहाँ पे। 100 होगा, 120 होगा, 80 होगा, या 140 होगा। तो अगर किसी का मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों बराबर है, दैट मीन्स कि बच्चा कैसा होगा आपके पास? एवरेज होगा। और एवरेज IQ कितने से कितने के बीच में चलता है आपका? 89 से 110 के बीच में चलता है। तो यहाँ पे इनके बीच की ऑप्शन कौन सी है आपकी? ऑप्शन नंबर ए आपके पास जो है ऑप्शन है यहाँ पे 100। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आप इस चीज को, हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, आप उस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी। मेमोरी की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट आती है एनकोडिंग, सेकंड है स्टोरेज, थर्ड है रिट्राइवल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एनकोडिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। एनकोडिंग में क्या किया जाता है, एनकोड किया जाता है किसी भी चीज को, स्टोरेज में उस चीज को स्टोर करके रखा जाता है, रिट्राइवल में जब उसकी नीड होती है तब हम उसको जो है वो अपने दिमाग से बाहर निकालते हैं, ठीक है, और यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, As per Lev Vygotsky, dash plays significant role in the development of conceptual abilities among children. लेव वेगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के बीच वैचारिक क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? टेंजिबल रिवॉर्ड, पीयर कोलैबोरेशन, सोशल आइसोलेशन, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। अगर आपको नहीं भी पता, अगर आपने जो है वो वाइगोत्स्की की थ्योरी थोड़ी सी भी पढ़ी है, आप इजीली इस चीज का जो है आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, या सॉरी ये क्या कहेंगे, पीयर कोलैबोरेशन। कोलैबोरेटिव तरीके से मतलब जहाँ पे सहयोग है, बच्चों का आपस में सहयोगात्मक रूप से चीजों को सीखना, ये यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी इस चीज के देख सकते हो, क्या कहा गया है। Lev Vygotsky's socio-cultural theory emphasizes the crucial role of social interaction and collaboration in cognitive development. According to Vygotsky, peer collaboration and interaction with more knowledgeable other like peers or adult within the zone of proximal development, ZPT की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज को विकसित करने के लिए इस चीज की जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन। जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? रेनफोर्समेंट के ऊपर बेस्ड है, कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है, या जनरलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है? तो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? तो ये रेनफोर्समेंट के ऊपर, यहाँ पे पुनर्वलन के बारे में बात की जाती है, तो ये रेनफोर्समेंट के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, सारी की सारी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हो, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे इस चीज की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैवलव बिलोंग्स टू विच कंट्री? पैवलव कौन सी कंट्री से रिलेटेड हैं, कौन सी कंट्री से संबंधित हैं? जर्मनी से, रशिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से? तो पैवलव हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं इंग्लैंड से। बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शंस थी, पैवलव पूछा है ना, पैवलव जर्मनी से है, रशिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, तो रशिया से है आपके पैवलव, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका जो रशिया है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कंडीशनिंग के बारे में इन्होंने बात की है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो मनोविज्ञान शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? इंग्लिश से, रशिया से, ग्रीक से, स्पेनिश से? तो आपको पता है साइकी जमा लोगस, ये जो है आपके ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइकी का मतलब सोल होता है, लोगोस का मतलब स्टडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? डब्ल्यू वुंट के द्वारा, सिगमंड पैवलव और वॉटसन? ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुंट ने 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो है वो जर्मनी के लिपजिंग में ओपन की है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लोगों को बताई गई है। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर भी हम इन्हीं को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज? शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रथम योगदान है किस चीज को लेके? सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन, एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन, चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन? किस चीज को लेकर, किस एरिया में जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत योगदान है? तो बच्चों से रिलेटेड सबसे ज्यादा योगदान होगा, यानी कि चाइल्ड ओरिएंटेड, बाल केंद्रित शिक्षा में जो है वो मनोविज्ञान का जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो रोल देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज? लास्ट स्टेज कौन सी होगी? मनोलैंगिक जो आपके पास अवस्था है, मनोविज्ञान नहीं बोला, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पूछा है ना, तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पे मनोलैंगिक विकास बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं,
इसकी अंतिम अवस्था कौन सी है? फैलिक स्टेज, जेनिटल स्टेज, ओरल स्टेज और एनल स्टेज। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनिटल स्टेज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपके पास जो है जेनिटल स्टेज, जो लेटेंसी बिफोर द जेनिटल स्टेज भी आती है, ये भी याद रखना। यहाँ पे सारी अवस्थाएं आपके पास अर्लियर स्टेजेस है। सबसे पहले ओरल आती है, सेकंड पे एनल आती है, थर्ड पे फेलिक आती है, फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ लेटेंसी और बिफोर द जर्मन स्टेज। ठीक है, जेनिटल ना कि जर्मन, जेनिटल स्टेज से पहले आपकी लेटेंसी स्टेज भी आती है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लैंड? जो आपकी थायराइड ग्रंथि है उसके द्वारा नियंत्रित होता है क्या? ग्लूकोज, इमोशंस, मेटाबॉलिज्म या नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित कौन सी चीज होती है? तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो यहाँ पे उपापचय इसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये जो है थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो है वो क्या होता है, यहाँ पर कंट्रोल होता है। ठीक है, यहां पे इस चीज की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स, ये हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, प्राइमरीली थायरोक्सिन एंड ट्राइडोथायरोनिन। ठीक है, जो रेगुलेट करता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, कंट्रोलिंग हाउ क्विकली द बॉडी यूजेस एनर्जी, कि कितने जल्दी जो है वो बॉडी कंट्रोल करती है एनर्जी को। ग्लूकोज लेवल आर रेगुलेटेड बाय इंसुलिन, ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंसुलिन के द्वारा जो है रेगुलेट किया जाता है। एंड ग्लूकागन फॉर्म ऑफ पैनक्रियाज की फॉर्म में। एंड इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस ब्रेन रीजन्स एंड न्यूरोट्रांसमिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा जो चीज है यहाँ पे कौन थायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, तो वो मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज डैश चेंज इन बिहेवियर। परमानेंट चेंज है, रिलेटिवली परमानेंट है, टेम्परेरी है, ऑल ऑफ द अबव है। तो मैक्सिमम जो है आप स्थायी करके जो है वो चले जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। रिलेटिवली परमानेंट होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इंफॉर्मेशन। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसे वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो अल्पकालीन स्मृति सूचना को कितने सेकंड तक रखती है? लेस देन 30 सेकंड, 50 सेकंड, मोर देन 50 सेकंड, नन ऑफ द अबव। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है लेस देन 30 सेकंड। 20 to 30 सेकंड के बीच में ये जो है वो होल्ड करके रखती है आपकी इंफॉर्मेशंस को। अगर किसी ने पिछली क्लासेस देखी होंगी जो यहाँ पे डिस्कस करवाई जाती हैं, उसमें भी मैंने इस चीज को आपको बताया हुआ है। STM का मतलब है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि आपके दो कारकीय सिद्धांत का जो ये कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। G and S फैक्टर यानी कि जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स जो है यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं, ये चीज आपने याद रखना। एल्फ्रेड एडलर है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। एल्बर्ट बिने हैं, तो इन्हें जो है एल्फ्रेड बिने हैं, इन्हें जो है डेवलप किया था फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट। मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एल्फ्रेड बिने ने दिया है। एंड नीदर ऑफ देम प्रपोज्ड द टू फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन ने दिया है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वर डिस्क्राइब्ड बाय एरिक्सन। एरिक्सन द्वारा मनोवैज्ञानिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? एरिक्सन ने कितनी बताई है? 5 बताई है, 7 बताई है, 8 बताई है या 3 बताई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन यहां पे क्या बोला है? लॉ ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय, आर गिवन बाय, यानी कि जो सीखने के नियम हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, पावलोव के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम एडवर्ड ली, E.L. थॉर्नडाइक के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इन्होंने जो है वो सीखने के 3 नियम दिए हैं। उसमें आपका लॉ ऑफ रेडीनेस आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट आता है और लॉ ऑफ एक्सरसाइज आता है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को बताए हुए हैं। ठीक है, इफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ रेडीनेस है।
ठीक है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शन है स्किनर, तो स्किनर ने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, इससे भी हम इससे जानते हैं सक्रिय अनुबंधन, नॉट अ प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पैवलव ने दिया है। थर्स्टन को किस चीज के लिए जाना जाता है, फैक्टर को एनालाइज किया था इन्होंने इंटेलिजेंस के, और पैवलव को क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि प्राचीन अनुबंधन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब जैसे कि मैंने आपको क्लास के बीच में भी बताया, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है हमारे साथ में क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहते हैं, सारे जो आपके पास 30 to 30 मार्क्स अगर आप साइकोलॉजी के अंदर अचीव करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक नंबर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ 7018186561। इस नंबर के थ्रू जो है आप यहाँ पे हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो। इंटरेस्टेड स्टूडेंट के लिए ये चीज रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कोर्स की फीस आप लोगों को जो है दोस्तों 3000 रुपीज पे करनी है, आप लोगों को वन टाइम फीस रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस को परचेज करना चाहता है तो वो भी परचेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। इसके अलावा हम जो है आप लोगों को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं, और लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड भी आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं और गाइडेंस आप लोगों को 24/7 रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।